समझ में आ रहा है? तो एसोसिएशन हो गया, तो ये कैसा रिलेशन है, बेनिफिशियल है या फिर ये हार्मफुल है? दोनों को बेनिफिट है, दोनों को क्या है, बेनिफिट है। बहुत सारे माइक्रोब हम लोगों की स्किन पर रहते हैं, स्किन पर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस है, सेप्रोफाइटिकस है, ये प्रेजेंट रहते हैं। आपको इससे कोई फायदा नहीं है, आपको ये कोई भी विटामिन बना करके देने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब आपको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के रिलेशन के बेसिस पर आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन माइक्रोब्स की प्रेजेंस आपकी स्किन पर पैथोजेनिक माइक्रोब्स को क्या करेंगे, कॉलोनाइज नहीं होने देंगे, उन्हें भगा देंगे, उनको स्पेस ही नहीं देंगे, उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कोई फंगल इन्फेक्शन आएगा, मोस्ट कॉमनली स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो माइक्रोब यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या उसे कॉलोनाइज होने देंगे? वो कहेंगे तो हमारी जगह है, आप जाइए यहां से, तो आपको इससे फायदा है। तो रिलेशन दो तरह के हो गए, कौन कौन से, हार्मफुल और बेनिफिशियल। तो मुझे आप पहले ये बताएं कि जो हार्मफुल इंटरेक्शन होगा उसके अगेंस्ट में डिफेंस डेवलप करेगा, या जो बेनिफिशियल होगा उसके अगेंस्ट में? तो इसको भी डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि इससे हमें फायदा है या नुकसान है, उस बेसिस पर भी हमें डिफेंस डेवलप करना पड़ता है। और या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी या डिफेंस डेवलप करते हैं उन एजेंट्स के अगेंस्ट में जिससे उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है, इसने पहचान कैसे लिया? तो जैसे हम लोगों में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिससे हम लोग ये क्लियर करते हैं, कंफर्म करते हैं ये फॉरेन है या सेल्फ है, उसी तरह से प्लांट में भी स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे वो पैथोजेंस को पहचान लेते हैं। तो प्लांट की सेल पर आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। और एक बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। तो जब एक बैक्टीरिया प्लांट की बॉडी में आएगा तो वो किसके साथ आया है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये तो पैटर्न है या नहीं? ये तो बहुत कॉमन केस है, पहचान लिया, ये तो हमारा है ही नहीं। इसकी सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन की है, प्लांट की सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज। यदि सेलुलोज नहीं है तो ये फॉरेन ही है। कैसा है? फॉरेन है। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, सुनसान रास्ते में, तो बड़ी बड़ी सींगों वाला व्यक्ति चला आ रहा है, क्या करोगे? चश्मा हिला के पहचानोगे कौन सा रिश्तेदार हमारा है? जो भी झोला वोला लिए हो छोड़ के भाग खड़े होगे कि ये तो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। नॉर्मल हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। इन्हीं को तो कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। पैटर्न, जैसे जिराफ है, हाथी है, शेर है, उसका एक बॉडी का पैटर्न है, दूर से ही बताता है ये मनुष्य नहीं है, ये शेर है। वो याददाश्त में बने रहते हैं। और श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा, जो जैसा होता है उसको दुनिया में वैसा ही नजर आता है। नहीं, मेरे कोई महंग पर कमेंट नहीं है। चलो सभी लोग यहां पर ध्यान दो। कैसा रिलेशन? म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक में दोनों को बेनिफिट। जैसे प्लांट में याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया और प्लांट। कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान। बताइए, एक को फायदा दूसरे को कोई। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि उस माइक्रोब ने पैथोजेनिक माइक्रोब को इलिमिनेट कर दिया तो फायदा, तो क्या होगा? जैसे हम लोग की स्किन पर माइक्रोब प्रेजेंट है, तो हम लोग उन्हें स्पेस और खाना दे रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कोई जो है ऐसी डिजीज नहीं है जो आइडेंटिफाई हो, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहो। लेकिन यदि उसने किसी पैथोजेनिक माइक्रोब को यहां से भगा दिया, उस बैक्टीरिया ने, तो उसने हमें फायदा पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो कॉमन सेलिज्म में ध्यान रखिएगा, कॉमन सेलिज्म में जो माइक्रोब्स होते हैं वो बेनिफिशियल भी हो जाते हैं जब वो किसी भी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रोब्स को इलिमिनेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कॉमन सेलिज्म हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन कॉमन सेलिज्म पार्टली एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में भी आता है, उससे हमें कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, कोई समस्या? बताइए। इसके बाद कौन आता है? देखो कौन है प्लांट के लिए? हर्बीवोरी है, इन्फेक्शन बाई और एलिलोपैथी।
एक प्लांट दूसरे प्लांट से लड़ाई करता है, प्लांट और प्लांट के बीच में लड़ाई नहीं है क्या? होती है लड़ाई, खूब भयंकर लड़ाई चलती है प्लांट और प्लांट के बीच में। जब सब लोग सो जाते हो तो रात में आवाज कभी कभी सुनाई पड़ती हो, तो वो प्लांट्स की। कहां मयंक लेटते हो तुम? रेलवे लाइन किनारे सोओगे तो वो रेलगाड़ी की आवाज है, वो प्लांट की आवाज नहीं है। तुम चलिए यहां पर देखो, एलिलोपैथी का मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स। ध्यान से समझने का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। फेरुलिक एसिड, कैफेइक एसिड, नाम सुने, आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक प्लांट अपने पास ग्रो करने वाले प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर गिर पड़ता है तो वो टूट जाएगा, ठीक है। वो केमिकल सिंथेसाइज करके रिलीज कर देता है, किसमें? सॉइल में। तो प्लांट्स क्या करते हैं? केमिकल्स बनाते हैं और उनको बना करके कहां रिलीज कर देते हैं? सॉइल में। और वो डिफ्यूज होकर के आसपास वाले प्लांट पर जाएंगे, उनके लिए एज ए टॉक्सिक फंक्शन करते हैं और उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? आपने सुना होगा, देखा होगा, एक बड़े प्लांट के नीचे प्लांट्स नहीं उगते हैं, ठीक है। इस प्लांट प्लांट कंपटीशन को क्या कहते हो? एलिलोपैथी, कंपटीशन बिटवीन प्लांट। क्या बोलेंगे? और ये भी कंपटीशन है। जैसे आप सभी लोग सेम एग्जाम के लिए यहां तैयारी करने बैठे हैं, ठीक है। हमारा आपका कोई कंपटीशन नहीं, आपका आपके बगल वाले से कंपटीशन है भयंकर। जो लड़ेगा और जीतेगा एक दूसरे से, वही आगे सेलेक्ट होगा। अभी नहीं, क्लास के बाद एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात करो, जो जीतेगा वही सेलेक्ट होगा। और बोलोगे तू मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दांत तुम्हारी फिर सोच वही कि दूसरे के दांत गिरा देंगे, खा नहीं पाएगा, उसका भोजन हम खा जाएंगे। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये सभी लोग नहीं, देखो क्यों नहीं करता है। अब वो कितना लेवल पर इफेक्ट करता है, डिपेंड इस पर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, यहां बहुत सारे लोग आते हैं जिनके यहां खेती किसानी होती है। तो यदि किसी क्रॉप के साथ दूसरे यदि प्लांट जो थोड़े वाइल्ड टाइप होते हैं उग जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट के साथ वो कॉम्पिटिट करते हैं, तो ज्यादा ग्रोथ उन्हीं की मिलेगी। कहीं पर भी अभी क्रॉप मिल जाएगा, आप जाइएगा, जो नॉर्मल क्रॉप के प्लांट नहीं है, जो वाइल्ड है, वो आपको ज्यादा ग्रो किए हुए मिलेंगे, वो ज्यादा बेहतर कॉम्पिटिटर है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो किल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो उनकी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, एक कॉम्पिटिटर इतना बेस्ट है, इतना बेहतर है कि उसने अपने कॉम्पिटिटर को किल ही कर दिया, और दूसरा उतना बेहतर नहीं है, उसने किल नहीं किया, बस उसने क्या किया? उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर लिया। ग्रोथ क्या किया? सप्रेस कर लिया। तो एक क्रॉप में इस तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, कई बार स्पीसीज स्पेसिफिक भी होगा और नॉन स्पेसिफिक भी होता है। बहुत सारे, देखो इसको अब दूसरी जो है डायरेक्शन में हम लोग चले जाएंगे। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, वो उनकी जो इफेक्टिवनेस है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ज्यादा है, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्या है? ज्यादा है। और मान लेते हैं एक प्लांट यक्स है और ये वाई की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, सप्रेस इस लेवल तक करता है कि फाइनली इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो बेहतर कौन है? यक्स। लेकिन जो वाई है ये सप्रेस कर लेता है, एक प्लांट है आर को, एक्टिविटी किसको सप्रेस कर लेता है? आर को। तो आर से बेहतर कौन है और वाई से बेहतर कौन है? अब जेनेटिकली आप मॉडिफाई करो, इसमें से एक्स में आप उन जीन को आइडेंटिफाई करो जो इस रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। अर्थात यक्स को जो जीन बेहतर बना रहे हैं, जिन जीन से वो प्रोटीन या कंपाउंड बना रहा है, आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये दोनों वाइल्ड प्लांट थे। कैसे प्लांट थे? वाइल्ड। और ये आपका क्रॉप प्लांट है। तो आपने क्या किया? इसके उन जीन्स को जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस है, इसकी पावर है, उसको निकाला और किस में ऐड कर दिया। अब ये आर किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव हो गया। तो इस तरह से लगातार क्रॉप डेवलप किए जा रहे हैं। तभी तो आप कहते हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो प्लांट आ रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लांट के जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं। वो क्यों सरवाइव कर रहे हैं, कैसे वाटर लॉस से बच रहे हैं, वो क्या मेटाबॉलिक स्ट्रेटजी में चेंज कर रहे हैं, कौन सा कंपाउंड उनमें ज्यादा है,
तो हम उन जीन को सक्सेसफुली यदि मैनिपुलेट कर पाए तो हम अपनी क्रॉप में उन जीन्स को ले आएंगे और हमारी क्रॉप भी रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे लगातार क्रॉप डेवलप की जाती। ठीक है, मैं आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या यहां पर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी लोग ध्यान रखोगे। बताइए, प्लांट का डिफेंस बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक स्ट्रेटजी याद रखना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बेनिफिशियल इंटरेक्शन में जो आप पढ़ते हैं वो हो गया है किसके बीच में? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स और, ठीक है, जैसे लेगुमिनस प्लांट हो गए और कौन हो गया? राइजोबिया हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। माइकोराइजल नाम सुना है माइकोराइजल का? माइकोराइजल मतलब जो प्लांट की रूट्स होती है ना, रूट्स टर्मिनल के साथ फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जो फंगल एसोसिएशन है, जो फंगस है, उसको मिल जाता है फूड, जबकि वो रूट्स की वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो दोनों को उससे क्या है? बेनिफिट है। अब हम लोग हार्मफुल की तरफ पढ़ते हैं क्योंकि हमें डिफेंस पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है? डिफेंस को। माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉज इंफेक्शियस डिजीज इन प्लांट इंक्लूड फंजाई, ओमाइसिटीज, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो यहां बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है, फंजाई भी है। ठीक है, और फंजाई में कौन आते हैं? ओमाइसिटीज भी आते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ फंगल पैथोजन बिलोंग टू Ascomycetes and Basidiomycetes. Oomycetes are fungus-like organisms that include some of the most destructive plant. Plant pathogenic bacteria also cause many serious diseases of plant, but they are fewer and less devastating than those caused by fungi and viruses. एक रिलेशन है, बहुत सिंपल, आप समझ लें, इस पूरी लिस्ट का ओवरऑल समझ लें। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, और निमेटोड्स भी इंफेक्शन कॉज करते हैं, निमेटोड्स भी होते हैं, प्लांट को, ठीक है, डैमेज कर सकते हैं। ये चार माइक्रोब्स में आप इन चार कैटेगरीज में पढ़ते हो। ठीक है, अब इसमें जो निमेटोड्स है वो एनिमल्स में रख दिए गए हैं। किसमें रख दिया गया? एनिमल्स, तो उनका एक अलग केस हो गया, डैमेज करते हैं। अब फंगस में आते हैं। फंगल इन्फेक्शन प्लांट के लिए ज्यादा सीवियर होता है, और एनिमल्स में भी ध्यान रखिएगा, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होता है, आसानी से एलिमिनेट नहीं होता है। क्यों एलिमिनेट नहीं होता? उसका एक सीधा रिलेशन है। फंगस एक यूकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? तो आप एक यूकैरियोटिक सेल को मार रहे हैं। जैसे हम लोग बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज करेंगे, पेनिसिलिन यूज करेंगे, एमॉक्सिसिलिन यूज करेंगे। वो हमारी सेल पर अटैक नहीं करेगा, वो किसको टारगेट करेगा? प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरियल सेल को। तो बैक्टीरियल सेल को मारना आसान है, लेकिन एक यूकैरियोटिक सिस्टम में एक यूकैरियोटिक सेल को मारना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग मेटाबॉलिकली बहुत मिलते जुलते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली टारगेट करना होगा, जिससे फंगल सेल ही मरे। इसी वजह से जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो आसानी से एलिमिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मारना आसान नहीं है। प्लांट और फंजाई, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ रहे थे तो प्लांट में ही फंजाई को पढ़ रहे थे। प्लांट की सेल में सेल वॉल, फंगल सेल में सेल वॉल, दोनों की कैरेक्टर सेम। समझ में आ रहा है? तो प्लांट में भी सेल वॉल है और फंगस में भी, एनिमल में नहीं है, दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब प्लांट और फंजाई क्लोजली रिलेटेड है। लाइसोसोम एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। फंजाई में लाइसोसोम नहीं है, वैक्यूल है, और प्लांट में वैक्यूल है, नहीं है। तो यदि हम जेनेटिकली देखेंगे या रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे तो फंगस जो होते हैं वो ज्यादा क्लोज हैं किसके? प्लांट के। लेकिन वो प्लांट से अलग भी हैं, वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि सेल वॉल को, जनरल कैरेक्टर को यदि हम एक साथ रखें तो हमारे एनिमल सिस्टम से, एनिमल किंगडम से वो ज्यादा दूर हैं। दे आर मोर क्लोज रिलेटिव ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के ज्यादा क्लोज रिलेटिव है। इस वजह से जब ये प्लांट बॉडी पर अटैक करेंगे तो प्लांट को इनसे डिफेंड करने में, इनको एलिमिनेट करना आसान नहीं होगा। तुम्हारा अपना ही, आप ही जैसा कोई व्यक्ति आप पर हमला करे तो क्या आप बच पाओगे? आसानी से नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखोगे। बताइए, कोई समस्या इसमें? तो वायरस भी कॉज करेंगे, बैक्टीरिया भी कॉज करेंगे, और फंजाई भी। फंजाई में कौन से? बताइए,
जो oomacetes हैं उनसे भी आते हैं, फंगस लाइक माइक्रोब्स हैं, और ये कुछ प्लांट किंगडम की सबसे सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। आगे बढ़ा जाए, क्या डिफेंस स्ट्रेटजी होगी, अब लोग इस पॉइंट पर आते हैं। तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, 3 तरह के बैरियर्स यूज करेगा, या इसकी जो स्ट्रेटजी है उसको ऑर्गेनाइज किया है कितने लेवल पर, 3, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इंड्यूसिबल डिफेंस। अब यहां पर सभी लोग इस केमिकल और जो मैकेनिकल बैरियर है और कॉन्स्टिट्यूटिव केमिकल डिफेंस उससे समझ लीजिए। जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, जिन्हें हम फिजिकल बैरियर्स भी कहते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करो बॉडी में, पैथोजन की एंट्री को, ठीक है। बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है, बचाव के बाद आपको फिर कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो यदि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर ना कर पाए तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, ये सबसे बेहतर कंडीशन है। यदि कोई पैथोजन बॉडी में इंटर कर गया तो आपको उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी में वो डैमेज करके ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे बेहतर क्या है, बचाव। सबसे बेहतर डिफेंस यही है कि पैथोजन की एसेस टिश्यूज में ना हो, उसकी पहुंच बॉडी तक ना हो, यही सबसे बेहतर उपाय है। और इस स्ट्रेटजी को ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ये ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी सोच जो है वो होनी चाहिए। सबसे बेहतर डिफेंस क्या होगा, बचाव होगा, किसी का भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। यदि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं, वायरसेस होते हैं ना, बैक्टीरियल सेल में अंदर घुस जाते हैं, यदि उससे बचना है तो उसको अंदर ही नहीं आने देना है। यदि वो अंदर आ गया तो पूरी की पूरी सेल को हाईजैक कर लेगा और सारे उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी है, वो अपने लिए यूज करेगा। तो सबसे बेहतर डिफेंस यही है कि यहां ना जाए, सेल में ना जाए, बॉडी में ना जाए। तो जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं उनका प्राइमरी एम ये होता है कि जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में है, सराउंडिंग हमारे इन्वायरमेंट में है, सॉइल, वाटर या एयर में है, उनको बॉडी में अंदर इंटर ही न करने दिया जाए। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मैकेनिकल बैरियर हमेशा इफिशियंट होते हैं, बेहतर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स भी ऐसे होते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, डाइजेस्ट करके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, तभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। यदि इतनी कैपेबिलिटी ना होती तो क्या हम लोग पढ़ रहे होते? कह देते कि प्लांट घुसने ही नहीं देता, बीमारी नहीं होता है। तो हर सांस के साथ हमारी बॉडी में भी माइक्रोब्स आ रहे हैं। ठीक है, खाना और पानी के साथ भी आ रहे हैं। आप जिस सरफेस पर हाथ रखते हैं वहां से भी लगाते हैं, आंखों भी लगाते हैं, नाक में भी लगाते हैं, मुंह भी लगाते हैं, माइक्रोब आ रहे हैं। क्या रोज बीमार पड़ रहे हो? नहीं, जो आ रहे हैं हमारी बॉडी उनको इलिमिनेट भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं कि बॉडी में इंटर भी करते हैं और बीमार भी करते हैं, हमारे डिफेंस से बच भी निकलते हैं। तो कौन से बैरियर? मैकेनिकल, दूसरा कौन है? केमिकल, और तीसरा कौन है? इंड्यूसिबल। अभी आप इंड्यूसिबल ध्यान रखो। इंड्यूसिबल का मतलब जब आया इसके बाद फिर और बेहतर उसने अपने डिफेंस रिस्पॉन्सेस को और बेहतर बनाया। इंड्यूसिबल का मतलब हो गया जब एक बार अटैक हो गया, अटैक होने के बाद उसने फिर अपनी मेटाबॉल जो अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज है उनमें चेंज किया और अपने डिफेंस को और बेहतर बनाया। ये किस में बोलोगे? तो यहां पर आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि जब इंड्यूसिबल आया, जब कोई पैथोजन आया तो प्लांट ने रिकॉग्नाइज कैसे किया, कैसे सिग्नल भेजा उसने कि चलो भाई तैयारी शुरू कर दो, और उससे प्लांट को फायदा क्या हुआ। ये 3 क्वेश्चन हो गए ना, तो वो हम लोग डिफेंस जानेंगे। ठीक है, और इस बार भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे बढ़ाते हैं, बताइए। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल बैरियर्स। अब प्लांट में मैकेनिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, हम लोग उन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे प्लांट में आपको कांटे मिल जाते हैं। प्लांट ने ये क्यों बनाए? मनुष्य को परेशान करने के लिए। बताओ, आगे मनुष्य होगा, उसने सोचा मनुष्य बहुत बदमाश हो जाएगा, ये किसी की नहीं सुनेगा, किसी की सलाह नहीं मानेगा, तो इसको परेशान करेंगे। या उसने अपने डिफेंस के लिए बनाए? उसने अपने डिफेंस के लिए बनाए। उसने ये सोच के नहीं बनाया कि मनुष्य क्या सोच रहा है, मनुष्य क्या करेगा। उसने अपने डिफेंस के लिए बनाए। ठीक है, तो यहां पर केवल इन फिजिकल बैरियर्स को या जो मैकेनिकल बैरियर है उनको मैकेनिकल बैरियर के एंगल से नहीं पढ़ना है। यहां पर आप एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। उन मैकेनिकल बैरियर्स में केमिकल्स भी हैं। क्या है? केमिकल्स, जो और भी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं हर्बीवोर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल बैरियर्स को डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं?
बहुत सिंपल है, आपसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत डिटेल में कुछ यहां से आने वाला है नहीं। जो इंड्यूसिबल डिफेंस है, इंड्यूसिबल डिफेंस और केमिकल डिफेंस को एग्जामिनर टारगेट करते हैं। केमिकल डिफेंस में केमिकल्स आपसे पूछ लेंगे, वो किस फैमिली का है, वो फिनोलिक है या टर्पीन है, ये पूछ लेंगे। और जो इंड्यूसिबल डिफेंस है उसमें डिफेंस रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट पूछ लेंगे। मैकेनिकल बैरियर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आपकी समझ होनी चाहिए कि मैकेनिकल बैरियर्स क्या हैं। तो कुछ एग्जांपल से, जैसे प्लांट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जब तक हमारे पास उनके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं वो किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, जब तक नहीं आते तब तक हम लोग लिख तो नहीं सकते। तो हमें प्लांट पर जो उनकी ऊपरी सरफेस दिखाई पड़ रही है, जितने भी प्लांट को देखेंगे तो उनका जो सरफेस होता है वो डेड सेल्स का बना होता है। आप टुकड़ों टुकड़ों में आपको उस पर लेयर्स नजर आती हैं, तो डेड लेयर ही तो है, लेकिन वो एक मजबूत फिजिकल लेयर है। तो मजबूत फिजिकल लेयर, किसी भी प्लांट को आप देखेंगे तो सरफेस पर उसकी जो लेयर्स हैं वो डेड ही होती हैं, टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं ना। आप अपने हाथों से भी उनको खरोच करके निकाल सकते हो। तो उसने सेड नहीं किया, अपनी सरफेस सेल्स को उन्होंने क्या सिलेक्टिवली क्या कर लिया, उनकी एपोप्टोसिस कर ली, और वो उसके साथ इंटैक्ट हैं और एक बार का एक बैरियर बना रहे हैं। और वो बैरियर मोस्ट ऑफ पैथोजन एनवायरमेंटल एजेंट्स की एंट्री को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो मैकेनिकल बैरियर पर आते हैं, ठीक है। तो जब मैकेनिकल बैरियर का मतलब हो गया है कि ये फिजिकल बैरियर है, प्लांट के स्ट्रक्चर्स हैं जो से प्रोटेक्शन